पशुपालन के अंतर्गत हमारे प्रदेश में बकरी पालन, सूकर पालन एवं भेड़ पालन छोटे एवं मझोले किसानों के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। यदि भेड़ पालन की बात करें तो यह व्यवसाय प्रदेश में बहुत पहले से ही एक वर्ग द्वारा अपनी जीविका चलाने हेतु करते थे, जिसका मुख्य उद्देश्य ऊन, दूध उत्पादन था। परंतु आज के समय में इसकी मांस की मांग बढ़ने के फलस्वरूप इसका पालन व्यावसायिक रूप से कुछ प्रदेशों में किया जाने लगा है। परंतु हमारे प्रदेश में आज भी भेड़ पालन को पुराने पद्धतियों से ही किया जा रहा है, जिसमें भेड़ पालकों द्वारा देशी नस्लों का चयन, भेड़ों को केवल चराई पर निर्भर रखना, आवास के नाम पर खुले एवं झोपड़ियों, खंडहरों तथा कोठरियों में रखा जाना देखा जाता है। और इस प्रकार भेड़ पालन से मांस हेतु अधिक समय में भेड़ों का तैयार होना, अंततः अधिक लागत में कम मुनाफा भेड़ पालक भाइयों को होता है। परंतु आज के समय में भेड़ की मांस हेतु उन्नतशील नस्लें एवं पालन की नई पद्धतियों के फलस्वरूप भेड़ पालन भी एक अत्यंत लाभकारी व्यवसाय बनता जा रहा है। अतः किसान भाइयों, मांस उत्पादन हेतु भेड़ पालन की उन्नत तकनीकों पर अन्नदाता लेकर आया है यह विशेष प्रस्तुति। भेड़ पालन व्यवसाय शुरू करने से पहले हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है, और यदि मांस उत्पादन के उद्देश्य से नस्लों को पालना हो तो साथ ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। नस्ल का चयन करते समय स्थानीय जलवायु, नस्ल की उपयोगिता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। नया समूह स्थापित करने के लिए नर व मादा की खरीदारी किसी प्रतिष्ठित सरकारी या निजी फार्म से ही करनी चाहिए। मांस उत्पादन हेतु भेड़ की उन्नतशील नस्लें मालपुरा, मुजफ्फरनगरी, नेल्लोर, मद्रास रेड जालौनी प्रमुख हैं एवं विदेशी किस्मों के अंतर्गत रेम्बुले डोरसेट, कोरेडेल नस्लें प्रमुख रूप से आती हैं। भूमिहीन छोटे सीमांत किसान भेड़ पालन व्यवसाय 30 से 35 भेड़ों से प्रारंभ कर सकते हैं तथा बड़े किसान 100 या इसके गुणांक में भेड़ पालन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। भेड़ों की नस्ल के अनुसार 30 से 35 भेड़ों पर उत्तम किस्म का एक मेढ़ा एवं 100 भेड़ों पर 2 से 3 मेढ़ा रखना जरूरी होता है। हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में भेड़ पालन की अलग अलग प्रथाएं प्रचलित हैं, जैसे एक ही स्थान पर रखकर पालना और दूसरी खानाबदोश तरीके से रेवड़ी के रूप में पालना। एक ही स्थान पर रखकर पालने में भी 3 प्रथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक है सघन प्रथा। इस प्रथा में मेमनों के बाड़े पर दाने और चारे की खिलाई पिलाई कर पाला जाता है। इस प्रकार की खिलाई सामान्यतः मेमनों को मांस के लिए बेचने हेतु की जाती है। और दूसरी है अर्ध सघन प्रणाली। वर्तमान में चारागाह की कमी को देखते हुए यह मेमनों से मांस उत्पादन की उत्तम एवं लाभदायक पद्धति है। इसमें मेमनों एवं भेड़ों से 10 से 15 की संख्या में समूह बनाकर चराई के पश्चात सायंकाल के समय रात्रि मिश्रण दिया जाता है। तीसरी है विस्तीर्ण प्रथा। चारागाह के लिए उपलब्ध लंबे चौड़े क्षेत्रों में यह प्रथा अपनाई जाती है। इस प्रथा में भेड़ों की सघनता प्रति एकड़ कम होती है। अब आइए चर्चा करते हैं इसकी आवास व्यवस्था पर। तो इसके अंतर्गत पहली व्यवस्था है खुला बाड़ा विधि। इस व्यवस्था में दिन के समय भेड़ें चराई पर रहती हैं एवं रात्रि को इन्हें खुले बाड़े में रखा जाता है, अर्थात यह व्यवस्था उचित नहीं है। अर्ध खुला बाड़ा, इस व्यवस्था में ढके हुए स्थान के साथ उसके दुगने अनुपात के बराबर खुली जगह में साथ होती है। बाड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि प्रत्येक पशु के लिए पर्याप्त 8 से 10 वर्ग फुट स्थान हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था भेड़ों के आवास की एक आदर्श व्यवस्था होती है। आहार प्रबंधन, गर्भित भेड़ों के लिए अंतिम 2 माह में चराई के अतिरिक्त 200 से 300 ग्राम रातिब मिश्रण देना चाहिए। भेड़ों को प्रजनन के दौरान 300 से 400 ग्राम रातिब मिश्रण अवश्य दें। शुष्क भेड़ों के लिए यदि चारागाह में पर्याप्त चारा उपलब्ध है तो अतिरिक्त राशन देना जरूरी नहीं। मेमनों के आहार प्रबंधन में अधिक मांस उत्पादन हेतु अच्छे नर मेमनों को 2 माह की उम्र पर भेड़ों से अलग कर चराई के अलावा प्रति मेमना 300 ग्राम दाना देना चाहिए। मेमनों को प्रति 1 किलोग्राम शरीर में वृद्धि करने के लिए 550 किलोग्राम दाना चारा मिश्रण पर्याप्त होता है। प्रति 100 किलोग्राम दाना तैयार करने के लिए जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार 38 किलोग्राम, क्षतिग्रस्त गेहूं 18 किलोग्राम, मूंगफली एवं सरसों की खली 25 किलोग्राम, चावल का तेल रहित चोकर 17 किलोग्राम, खनिज मिश्रण तथा नमक क्रमशः 1-1 किलोग्राम लेकर दाना को तैयार किया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं भेड़ों के स्वास्थ्य प्रबंधन पर। तो भेड़ों के झुंड में हर साल फरवरी मार्च में फड़किया टीका, अक्टूबर नवंबर में माता एवं PPR वैक्सीन लगवाना चाहिए। पेट के कीड़ों से बचाव के लिए दवा पहली बार अगस्त में अवश्य दें।
इसके बाद जरूरत होने पर अक्टूबर-नवंबर में दोबारा से कृमिनाशक दवा पिला सकते हैं। तो किसान भाइयों, देखा आपने, अगर आप भेड़ पालन को वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अपनाएं तो यह अन्य सह व्यवसायों से कम लाभकारी साबित नहीं होगा। हमारे प्रदेश में अनेक प्रकार की मसाला वर्गीय फसलों की खेती की जाती है। इसके अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने रबी प्याज की रोपाई की होगी, उनकी फसल बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर होगी, जो कि अच्छे उत्पादन एवं गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इस समय इस फसल में कुछ सस्य प्रबंधनों को अमल में लाने की आवश्यकता होती है, जैसे कि सिंचाई, खरपतवार प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन तथा कीट व रोगों से बचाव इत्यादि। लेकिन प्राय देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाई जानकारी के अभाव में या लापरवाही वश इन प्रबंधन कार्यों को सही समय व सही तरीके से नहीं अपना पाते हैं, जिसके कारण उनकी फसल जल्द ही अनेक प्रकार के कीटों एवं रोगों की चपेट में आ जाती है तथा आने वाले समय में आशानुरूप उत्पादन की प्राप्ति नहीं होती है, जिससे कि उन्हें आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, रबी प्याज की फसल में किए जाने वाले सस्य प्रबंधनों की संपूर्ण जानकारी हेतु हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के डॉक्टर बीपी शाही से। किसान भाइयों, चूंकि इस समय आप देख रहे हैं कि लगभग हमारी प्याज की रोपाई का लगभग 1 महीना हो चुका है। खासतर प्याज की निराई गुड़ाई किसान भाइयों खुरपी की सहायता से करें, चूंकि 2 निराई गुड़ाई बहुत ही आवश्यक है। अगर आप सही समय से निराई गुड़ाई नहीं करते हैं तो इसमें खरपतवार की संख्या अधिक हो जाएगी, जिससे किसान भाइयों आपके उत्पादन पे लगभग 20 से 25% तक हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। तो किसान भाइयों, जब आप इस समय देखिए, प्रथम निराई गुड़ाई कर लें। जब फसल हमारी 50 से 55 दिन की अवस्था हो जाए, 55 से लगभग 60 दिन की, तब आप दूसरी निराई गुड़ाई कर लें। इसमें सब किसान भाइयों, जब हमने रोपाई की थी, करीब 200 से 250 कुंटल सड़ी गोबर की खाद जब हम इसकी पौध की रोपाई किए थे तो उस समय दिए थे। 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास। चूंकि किसान भाइयों ये फसल हमारी 1 महीने की हो चुकी है, जो हम नाइट्रोजन की मात्रा देते हैं उसको 30 से 35 दिन बाद यूरिया का यानी 25 किलोग्राम नाइट्रोजन हम प्रथम निराई गुड़ाई करते हैं। तो उस समय हम निराई गुड़ाई के उपरांत हम इसमें यूरिया की 25 किलोग्राम मात्रा ट्राप ड्रेसिंग के रूप में दे करके उसके बाद हम इसकी सिंचाई कर देते हैं। शेष नाइट्रोजन की मात्रा किसान भाई जब हमारी फसल 50 से 55 दिन हो जाती है तब उसमें हम दूसरी निराई गुड़ाई करते हैं, उसमें दे करके उसके बाद हम इसकी सिंचाई कर देते हैं। इसके साथ किसान भाइयों, जब हमारी फसल 30 से 35 दिन 40 दिन की हो जाती है उस समय किसान भाइयों आप कैल्शियम नाइट्रेट 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। या किसान भाइयों NPK आता है, इसकी आप 7 से 8 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। और खासकर किसान भाइयों अगर कंद वाली फसल लेते हैं तो निश्चित तौर पे किसान भाइयों ये ध्यान दें कि जब हमारे कंद बनना शुरू हो जाए उस समय नमी का होना अति आवश्यक है। अगर नमी नहीं रहती है किसान भाइयों तो आपके उत्पादन पे विपरीत प्रभाव आते हैं, यानी उत्पादन कम से कम 25 से 30% तक उत्पादन प्रभावित होता है। जो कि गर्मी में जैसे 4 से 5 दिन के अंतराल पे आप सिंचाई अवश्य करते रहें। इसके साथ साथ जैसे हमारी मैच्योरिटी हो जाए, कंद की खुदाई का समय हो जाए, इसके गर्दन गिरना शुरू हो जाए तो 50% तक खेत में गर्दन गिर गए तो उस समय किसान भाइयों सिंचाई रोक दें। कभी कभी देखिए कि इसमें एक बीमारी आती है, ऊपर से आप देखिए किसान भाइयों पीलापन होना लगता है, तो उसमें मैनकोजेब M45 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना लें और उसमें या गुड़ या चीनी या टिपाल युक्त कोई भी आप उसमें अवश्य मिला दें। और एक छिड़काव करने के बाद किसान भाइयों उसकी दूसरी छिड़काव 8 से 10 दिन के अंतराल पे दूसरी छिड़काव करें। और खास बार किसान भाइयों ये भी एक कीड़ा आता है, जैसे पत्ता बड़ा होना शुरू हो जाता है तो आप देखेंगे कि उसमें
थ्रिप्स आता है। कीड़ा उसमें पत्तियों से रस चूस लेता है और चूसने के बाद पत्तियों का जो हमारी बढ़वार होती है वो रुक जाती है, जिससे हमारा फसल पे उत्पादन प्रभावित होता है। तो उस समय किसान भाइयों जब देखें कि थ्रिप्स का आगमन हो गया तो किसान भाइयों उसमें मोनोक्रोटोफास 1.25 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसमें गुड़ या सेंडोविट आप कुछ भी मिला के आप अवश्य उसमें छिड़काव करें। अगर इन्हीं सभी बातों को ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पर, चूंकि हमारा प्याज की खेती 120 से लेकर 130 दिन बाद हार्वेस्टिंग होती है। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक ब्रेक का। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कृषि एवं कृषि आधारित व्यवसायों में किसानों के सामने आ रही बाधाओं एवं चुनौतियों के समाधान हेतु अन्नदाता लेकर आया है निःशुल्क फोन हेल्पलाइन सेवा 1800-425-4085 सोमवार से शनिवार साय 5 से 6 बजे केवल उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड हेतु। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। आसमान छू रही दाना मिश्रण की कीमतें, दिनों दिन कम होती चारा फसलें, पशु पोषण के लिए किसानों के सामने पग पग पर बाधाएं, एक और पशु आहार और दूसरी ओर फसलोत्पादन, समस्त समाधान के रूप में आशा की एक किरण बनकर सामने आया है अजोला। अजोला के बारे में समस्त जानकारी वीडियो सीडी के रूप में आपके सामने लेकर आया है ईटीवी अन्नदाता। सीडी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। गन्ना की खेती नकदी फसल के रूप में उत्तर प्रदेश में बड़े क्षेत्रफल में की जाती है, जिसे मुख्य रूप से किसान भाइयों द्वारा शुगर मिल पर भेजकर उससे अच्छी आय की प्राप्ति करते हैं। वहीं कुछ क्षेत्रफल के किसान भाई गन्ने का गुड़ बनाकर लाभ कमाते हैं। अतः जो किसान भाई इस समय गन्ने की कटाई करके गुड़ बनाने वाले हैं, तो वे गुड़ बनाने की तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही गुड़ बनाएं, क्योंकि प्राय गुड़ बनाने की प्रक्रिया में खामियों से उनकी गुड़ की गुणवत्ता, रंग तथा भंडारण क्षमता कम होने के फलस्वरूप उनको उचित लाभ नहीं मिल पाता है। अगर उन प्रमुख खामियों की बात करें तो उसमें प्रमुख रूप से गुड़ हेतु गन्ने की सही अवस्था और सही तरीके से कटाई एवं सफाई न करना, पेराई के उपरांत रस को किस प्रकार गर्म किया जाए, कितनी देर तक किस तापक्रम पर रखा जाना चाहिए, गुड़ बनाने की अवस्था की पहचान क्या है आदि कई बातों की जानकारी नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप उनके गुड़ की बाजार में अच्छी मांग एवं अच्छी आमदनी नहीं प्राप्त होती है। अतः किसान भाइयों, गुणवत्ता युक्त एवं सही आकार के गुड़ का निर्माण किस प्रकार करें जिससे कि बाजार में अच्छी मांग के साथ साथ उपभोक्ता पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, इस विषय पर आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं बिवार हमीरपुर के प्रगतिशील किसान राम रतन प्रजापति। यहाँ के जो है शुगर मिल हमारे क्षेत्र में नहीं है, तो शुगर मिल न होने से जो है किसानों के सामने बस अब ये एक विकल्प निकलता है कि इसको गुड़ बनाया जाए। हाँ, ये गन्ने की जो वैरायटी है ना, गन्ने की वैरायटी 1148 है और इसमें जो है गुड़ थोड़ा ठीक ठाक बनता है। पहली बात तो खेत में कटाई करते हैं, गन्ने को धारदार हथियार से जो है जमीन की सतह से काटते हैं। इसके बाद उसकी छिलाई करके उसका छिलका जो पत्ते होते हैं उसको अलग कर देते हैं। इसके बाद पेराई मशीन में लगा है तो उसमें पेर दिया चला करके इंजन पेराई करके उसको फिर कपड़े से छान देते हैं। तो इसका जो
कचरा होता है वो कपड़े में रह गया। इसके बाद ये इसको हम तेजी से गर्म करते हैं। गन्ने के रस को 25 मिनट तक 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करना चाहिए। तत्पश्चात 1000 लीटर गन्ने के रस की गंदगी एवं अशुद्धता निकालने हेतु 2 किलो रान या भिंडी या फालसा के रस को कढ़ाई में सफाई हेतु डालना चाहिए। अभी इसमें बीच में ये निकलता है, जो इसका मैल कहते हैं, काटते हैं, इसको निकाल करके हम इसमें डाल दिया, जो इसका और कचरा निकला बिल्कुल साफ हो गया जब सीरा। इसके बाद जब गन्ने का रस 40 मिनट की अवस्था पर यानी गन्ने के रस का तापमान 97 डिग्री सेल्सियस हो तो उस समय 250 ग्राम चूना का प्रयोग करना चाहिए, जिससे गुड़ का पीएच मान 5.5 से 6.5 आ जाता है। इससे गुड़ के अच्छे रंग के साथ साथ भंडारण की क्षमता अधिक रहती है। जब गुड़ के रस का तापमान 98 डिग्री तथा 70 मिनट की अवस्था पर इसी तापमान पर हो तो गुड़ की पूरी शुद्धता एवं आकर्षक रंग हेतु 35 ग्राम हाइड्रॉस पाउडर डालना चाहिए। इसके उपरांत गन्ने के रस के तापमान में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, जिससे कि नीचे की तह में गुड़ का रस जलने न पावे एवं उसकी कठोरता हेतु उसमें अरंडी या मूंगफली 200 मिलीलीटर तेल डालना चाहिए तथा गन्ने के रस को 2 घंटा 58 मिनट की अवस्था भाप के रूप में उड़ाते रहना चाहिए, जब तक कि गन्ने के रस का तापमान 118 से 120 डिग्री सेल्सियस तक न पहुंच जाए। इसके उपरांत गुड़ पकने की जांच हेतु लकड़ी के हत्थे से गन्ने के रस को उठाना चाहिए तथा उसे नीचे की तरफ गिराना चाहिए। यदि गिराते वक्त रस की धार टूट जाए या चट चट की आवाज आए तो समझना चाहिए कि गुड़ पक गया है। इसके 2 मिनट बाद तापमान को 96 डिग्री सेल्सियस पर कर गन्ने के रस से बने राब को लकड़ी के हत्थे से चलाते रहते हैं। फिर 5 से 6 मिनट दोबारा गर्म राब को चलाना चाहिए तथा 91 से 92 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म राब को इकट्ठा करना चाहिए। इसके उपरांत 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उसको जिस आकार का बनाना चाहते हैं उस आकार का बना सकते हैं। गन्ने के रस को आग पर चढ़ाने से लेकर गुड़ बनाने तक प्रक्रिया में लगभग 4 घंटे का समय लगता है। गुड़ अब बनने लायक बन गया, फिर हम उसको उतार लेते हैं भट्टी से उतार करके फिर हम ये जो वो बनाते हैं, इनके साइज के सांचे टाइप में बनाते हैं, जमीन में गड्ढे बना करके ये सांचा जैसा बन जाता है। पहले हमने उसमें साफ करके साफ कपड़े बिछा देते हैं, उसमें इसको डाल दिया। डालने के बाद ये ठंडा हो गया। गड्ढों में वही 2-2.5 घंटे में ये जो है ठंडे हो जाते हैं। फिर हम लोग इसको निकाल करके भंडार गृह में जो है पहुंचा देते हैं। और इसमें ये जो हमारे यहाँ गुड़ बनता है ये छोटे में नहीं बनाते, हम बड़े साइज में बनाते हैं उसको। ये जो अभी हमने विधि बताई ये एक अच्छी सरल विधि है, इसमें किसान को बनाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। कृषि सह व्यवसाय के अंतर्गत कुक्कुट पालन व्यवसाय बहुत से किसान भाइयों द्वारा अपनाया जा रहा है, जिससे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन कुछ बीमारियां इस व्यवसाय को कभी कभी प्रभावित कर देती है। तो कुक्कुट पालक भाइयों, शायद आपको पता होगा कि इस रोग के हो जाने पर कोई नियंत्रण उपाय नहीं है। इसलिए इस रोग से बचने हेतु पहले से की जाने वाली सावधानी, प्रबंधन एवं टीकाकरण ही है, जिसको समय से नहीं अपनाएंगे तो इस बीमारी के कारण मुर्गियों की मृत्यु होने लगती है, जो किसान भाइयों के लिए हानि का कारण बन जाता है। अतः किसान भाइयों, मुर्गियों में होने वाली इस घातक बीमारी के प्रबंधन उपायों पर जानकारी दे रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर CB सिंह। तो सामान्यतः जैसे अगर हम देखें तो विषाणु जनित रोगों में जैसे रानीखेत, मेरेक्स, गम्बोरो या फाउल पॉक्स, सामान्यतः जैसे रानीखेत रोग में अगर हम देखें तो इसमें सामान्यतः जैसे प्रारंभिक जो अवस्था होती है तो इसमें चूजों का एक जगह इकट्ठा होना ब्रूडर के अंदर, या चींची की आवाज करना, नाक और आंख से पानी बहना, खाना पीना छोड़ देना या वजन कम होना, ये बहुत सारे ऐसे लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। तो रानीखेत रोग की रोकथाम के लिए लगभग जो
3 टीके जो है मुर्गी पालक को कराने आवश्यक होते हैं। जैसे प्रथम टीका जो है वो 4 से 7 दिन की आयु पे, जिसको हम रानीखेत का प्रथम टीका या RDF1 के नाम से बोलते हैं। दूसरा टीका इसका जो है 21 दिन की आयु पे लासोटा के नाम से बोलते हैं। तीसरा टीका इसको हम जो है RDF टीका भी बोलते हैं, वो 7 से 8 सप्ताह पे, और इसकी जो करने की जो विधि होती है वो सामान्यतः इंट्रामस्कुलर या अंतःत्वचीय विधि से ये किया जाता है, और 0.5 ml टीके की मात्रा प्रति पक्षी जो है वो त्वचा में इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है। और इसकी पूर्णतः रोकथाम के लिए इसकी एक बूस्टर डोज जो है, जो इसका द्वितीय टीका होता है, वो 12 से 14 सप्ताह पे एक पुनः जो है इसकी जो बूस्टर डोज दे दी जाती है, उसी विधि से उसमें 0.5 ml प्रति पक्षी के हिसाब से जो वो टीका दिया जाता है। दूसरा जैसे देखें गम्बोरो रोग जो है, जिसको इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज भी बोलते हैं, IBD के नाम से जाना जाता है। इस रोग में भी सामान्यतः लक्षण जैसे बच्चों का खाना पीना छोड़ देना, छोटे चूजों में जो है तापक्रम बढ़ जाना, आंख और नाक से स्राव होना, पतले दस्त होना, इस तरह के ये लक्षण जो है इसमें दिखाई देते हैं। और सामान्यतः इस रोग की रोकथाम के लिए मुर्गी पालक को इसके 2 टीके जो है कराने आवश्यक होते हैं। प्रथम टीका 14 दिन की आयु पे और दूसरा टीका जो है 28 दिन की आयु पे किया जाता है। और करने का जो तरीका होता है, एक ड्रॉप जो है आंख और नाक में डाल करके कर सकते हैं। और अगर उसमें दिक्कत होती है मुर्गी पालक को, तो उस दवा को जो है उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार पीने वाले पानी के माध्यम से भी हम पिला करके टीकाकरण कर सकते हैं इसमें जो है। तीसरा जैसे फाउल पॉक्स या जिसको मुर्गी चेचक के नाम से जानते हैं, तो मुर्गी चेचक जो है ये गर्मी के दिनों में पक्षियों को बहुत ही प्रभावित करता है ये रोग। और सामान्यतः इस रोग में जो लक्षण होते हैं वो जैसे मुर्गी की कलंगी या वेटल्स या चेहरा या और जो त्वचीय भाग होते हैं उन पे हल्की हल्की फुंसी, और फुंसियों के बाद में फफोले जैसे पड़ जाते हैं, और जब वो फूटते हैं तो उनसे पानी जैसा स्राव जो है वो बाहर निकलता है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए ये 35 दिन की आयु पे या 7 से 8 सप्ताह के अवधि पे भी हम कर सकते हैं इसका फाउल पॉक्स का टीका, जिसको बिंग बैव विधि के द्वारा किया जाता है इसमें जो है। इनके अलावा जो है कुछ ऐसे रोग हैं कि जो प्रबंध व्यवस्था संबंधी रोग हैं, जैसे प्रोटोजोआ जनित रोग जो है एक कॉक्सी के नाम से जाना जाता है, या जिसको हम कॉक्सीडियोसिस रोग भी बोलते हैं। तो वो सामान्यतः जो मुर्गी हम जिस आवास व्यवस्था में रखते हैं, आवास व्यवस्था का गंदा होना, बिछावन गीला है या कम जगह में अधिक पक्षी हैं, तो गीला बिछावन और अधिक पक्षी होने की वजह से प्रोटोजोआ जो है इस रोग को फैलाने में काफी सहायक होता है। और इसमें सामान्यतः पतले दस्त, उसमें पेचिस टाइप का या ब्लड जो है आना शुरू हो जाता है उसमें जो है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए मुर्गी पालक के लिए आवश्यक है कि वो सर्वप्रथम सफाई नियमित रूप से रखी जाए और आवास में उचित फर्शी स्थान जो है वो उपलब्ध कराया जाए। दूसरा जो है नियमित रूप से जो उसमें बिछावन यूज किया जा रहा है या लिटर यूज किया जाता है उसकी प्रॉपर सफाई या नियमित रूप से उसकी पलटाई करते रहें। और अगर उसमें गीलापन है, हल्का सा हम उसमें चूना मिला लें उसमें। इसके बाद भी अगर जो है रोग की संभावना रहती है या रोग की समस्या आती है, तो इसमें जैसे बहुत सारी ड्रग्स हैं, उनमें से हम कोई भी एक दवा जैसे कॉक्सीमार है, सुपरकॉक्स है, एम्प्रोलियम है, कॉर्डिनोल है, तो इनमें से कोई भी दवा 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में 5 से 7 दिन तक जो है मुर्गी पालक अपने पक्षियों में देख करके इस रोग की रोकथाम को कर सकते हैं आराम से। अगर इस प्रकार जो मुर्गी पालक इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके व्यवसाय करता है, तो काफी हद तक मुर्गियों को विभिन्न रोगों से बचा करके उनको स्वस्थ रख सकते। रोज की तरह अन्नदाता हेल्पलाइन में है पूछे गए प्रश्नों का समाधान। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है अजीत मल औरैया से जानकी स्वरूप मौर्य। आप अरबी की बुआई करना चाहते हैं और इस हेतु उन्नतशील प्रजातियां एवं बुआई विधि पर जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। अरबी बहुवर्षीय कंदीय पौधा है। इसको कच्चू, घुइयां आदि नामों से भी जाना जाता है।
इसमें पाला सहने की क्षमता नहीं होती है। इसे 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक उगाया जा सकता है। उत्तरी भारत की जलवायु अरबी की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। भूमि एवं उसकी तैयारी। अरबी की खेती गहरी उपजाऊ बलुई दोमट से लेकर दोमट मिट्टी में अच्छा उत्पादन होता है। खेत की तैयारी के लिए 1 जुताई मिट्टी पलट हल से करने के पश्चात 3 से 4 जुताई कल्टीवेटर से करना चाहिए। उसके पश्चात पाटा लगा देना चाहिए। इसकी उन्नतशील प्रजातियों में नरेंद्र अरबी 1, नरेंद्र अरबी 2, सतमुखी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रजातियों में श्री रश्मि, श्री पल्लवी, पंचमुखी, सहस्त्रमुखी, काका काचू, गौरिया, सफेद गौरिया, बीर भूमि लोकल, नदिया लोकल तथा अन्य स्थानीय किस्में बुआई के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। बात करें बीज की मात्रा, तो यदि कंद बड़ा है तो उस दशा में बीज की मात्रा अधिक लगती है। 1 हेक्टेयर खेत की बुआई के लिए 5 से 10 कुंटल कंद की आवश्यकता होती है। बुआई के लिए 25 से 30 ग्राम के कंद उपयुक्त होते हैं। बुआई पूर्व कंदों को कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर कंदों को उपचारित अवश्य कर लें। खाद एवं उर्वरक। अरबी की अच्छी उपज के लिए 150 से 200 कुंटल सड़ी गोबर की खाद खेत की तैयारी के समय अच्छी प्रकार मिला देते हैं। इसके अतिरिक्त 80 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटाश की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। नत्रजन की आधी तथा फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय देते हैं। शेष नत्रजन की मात्रा को मिट्टी चढ़ाते समय टॉप ड्रेसिंग के रूप में देते हैं। अरबी की बुआई सामान्य दशा में 60 गुणा 45 सेंटीमीटर पर करते हैं, परंतु यदि कंदों की खुदाई जल्दी करनी हो तो बुआई 60 गुणा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। अरबी की बुआई मार्च अप्रैल में करने पर उपयुक्त होता है। सिंचाई की यदि बात करें तो जमाव होने में देरी हो रही हो तो पहली सिंचाई बुआई के 15 दिन के अंदर कर लेनी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु की फसल को 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। बरसात में वर्षा होते रहने पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। किसान भाइयों, अन्नदाता तत्पर हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी समस्या हमारा समाधान। इस हेतु पत्र लिखें इस पते पर। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, या फिर मेल करें annadaata.up@etv.co.in पर। फिलहाल अन्नदाता कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे कृषि संबंधित नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कानपुर में दबंग शोहदों ने की छात्रा की पिटाई। आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रही है छात्रा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में बदला गया रामलला का तिरपाल। जज रिसीवर के साथ दोनों पक्षों के पक्षकार रहे मौजूद। कुंडा कांड की पहेली सुलझाने में जुटी सीबीआई। प्रधान के भाइयों, बेटे और सपा के जिला उपाध्यक्ष से हुई पूछताछ। नोएडा सीईओ अपहरण कांड में पुलिस को अहम कामयाबी। मुख्य आरोपी इंजीनियर अखंड प्रताप गिरफ्तार। और भारतीय डाक टिकट अब और भी बनेगा यादगार। महज 300 रुपए में अब आप भी छपवा सकते हैं अपनी तस्वीर। नमस्कार, अपना यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुहेल खान। सुर्खियों के बाद तमाम खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे सहारनपुर से आ रही खबर के बारे में।
सिटी कोतवाली क्षेत्र के प्रताप मार्केट में वसूली कर लौट रहे व्यापारी से 4 लाख रुपए की लूट हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। खबर हमारे पास सहारनपुर से आ रही है, जहां पर एक व्यापारी से 4 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। सिटी कोतवाली क्षेत्र के प्रताप मार्केट की ये पूरी घटना बताई